नमस्ते दोस्तों, मैं मंदार। मैं हर्षल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड एनकाउंटर। दोस्तों हम आपके सामने ऐसे विषय लेकर आ रहे हैं जो आज भारत में ट्रेंड पे है। पहला है वक्फ बोर्ड, दूसरा UCC और वन नेशन और वन इलेक्शन। इन तीन विषयों पर चर्चा करने के लिए जो वक्ता हमारे साथ आज के स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है रविशंकर मोर, जो पिछले 25 सालों से शिक्षण इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और तत्काल में वो नागपुर के विद्यापीठ के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल इस नाते काम कर रहे हैं। इस चर्चा में हमने पाया कि बहुत ऐसे जो विषय थे, वक्फ बोर्ड, वन नेशन और वन इलेक्शन और UCC, ये जो आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाली चर्चा इस एपिसोड में होने वाली है। मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप ये एपिसोड पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जैसे कि UCC पे आते हैं अभी, देखा जाए तो संविधान का हर वक्त नाम आता है। अभी तो ट्रेंड ही चला है राजनीतिक दलों में, जब से जो 2024 के इलेक्शन है। तो UCC का कई प्रावधान संविधान में है क्या? है आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके प्रयास सरकारों ने करने चाहिए ताकि पूरे देश में एक समान नागरिक कानून बन सके। इसका प्रावधान मूल संविधान में ही है। यानी जब से हमने संविधान स्वीकार किया, वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 और उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 से। तभी से कलम 44 है। और सिर्फ है नहीं, ये डायरेक्शन है, डायरेक्टिव्स टू द स्टेट। सरकारों को संविधान की तरफ से दिए हुए दिशा निर्देश है कि आपने देश में समान कानून लाने की प्रक्रिया में कोशिश करनी चाहिए। फिर तो संविधान की इतनी बातें होती, संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर संविधान ने जब बोला है तो सबने मिलके करना चाहिए। क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट तो अभी आई है, तीसरी टर्म है, पर इसके पहले तो वही गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, तो उन्होंने इसको लागू करना चाहिए था। ऐसा इतनी लेट, यानी यही सरकार ने क्यों सोचा, पहले की सरकार ने क्यों नहीं सोचा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी है। सरला मुद्गल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सरकार ने या भारत सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि भारत में समान नागरिक कानून हो। समान नागरिक कानून नहीं होने की वजह से उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो देश की एकता और अखंडता, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, ये नहीं हो पा रहा है। कोई भी देश के विकास के लिए देश एक संघ होना बहुत जरूरी है। अब एक संघ कब होगा? जब मुझे आप मेरे भाई लगे, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई लगे। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ अलग कानून है, मेरे लिए कुछ अलग कानून है, तो स्वाभाविक रूप से देश के इंटीग्रेशन में इसका विपरीत परिणाम होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नहीं, लेकिन हमारा देश कैसे बना हुआ है? हमारे देश में हर जाति, हर धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग दिखने वाले लोगों का मिलके एक समूह है, यानी हमारा देश है। तो हम इक्वेलिटी की बात उसमें कैसे करेंगे? आदिवासी समाज रहता है, उनकी अलग परंपरा है, उनकी अलग आस्थाएं हैं। शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनका अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें एक कैसे बनेगा? देखो, संविधान निर्माताओं को ये सारी बातों का पूरा ज्ञान था। भारत में अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको कश्मीरी यानी व्हाइट स्किन पीपल और कश्मीरी लोग, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट साउथ में जाएंगे तो सी शोर पे रहने वाले डार्क स्किन्ड है। बोलने का मतलब हमारे पास पूरी वैरायटी। अगर आप ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पहाड़ों में रहने वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे, उनका कद कम है। आप वेस्ट में चले जाएंगे तो राजपूत है, ऊंचे कद वाले हैं। रेगिस्तान में दूर तक देखना होता है, पहाड़ों में झुककर चलना होता है। बर्फों में रहने के और उसके परिणाम स्किन पर अलग होते हैं, समुद्र किनारे के अलग होते हैं। तो हम भौगोलिक दृष्टि से ही ऐसे बने हैं कि यहाँ विविध रंग, रूप, भाषा, जात, धर्म, तो हमारे देश की सुंदरता है। ये सारी विविधताएं रहते हुए भी भारत एक संघ है। इसलिए हम हमेशा कहते कि भारत एक है और उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग रूप से अलग अलग परंपराओं में होता है। यानी भारत की एक अपनी संस्कृति। आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, बड़ों का मान होना चाहिए,
घर में जो हम नमक खाते हैं उसका अनादर नहीं होना चाहिए, नमक को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम भारत की एक संस्कृति, भले ही हमारे रंग अलग अलग है, भाषा अलग है, जाति अलग है, लेकिन भारत की एक संस्कृति है जिसका प्रगटीकरण अलग अलग माध्यमों से होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम अगर ऐसा मानकर चले कि भारत एक है, भारत की संस्कृति है विशिष्ट, तो फिर भारत का कानून भी एक होना चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन में फर्क है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी परंपराएं अलग है, तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की आवश्यकता है, बहुत है। क्यों मैं कहता हूं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो हमने अडॉप्ट कर लिया, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का। आपने क्या किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा भड़की हुई, और उस वक्त सभी धर्मों के लिए हम एक ही कानून लाएंगे, तो उसका मैसेज ऐसा जा रहा था कि ये सरकार भी हमारी नहीं, ये भी इनको जो लगता है वो करते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत सारी कोशिश के बावजूद उस समय वो लागू नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा था कि कालांतर से जब ये आज की भावनाएं जो है वो थोड़ी शांत हो जाएंगी, तब भारत में ये हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। फिर भी उन्होंने पूरी डिफीट स्वीकार नहीं की। उन्होंने क्या किया कि जब तक ये समान नागरिक कानून नहीं आएंगे, तब तक महिलाओं पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार, इससे छूट नहीं मिल सकती। पॉलीगैमी इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद द वुमेन। तो उन्होंने फिर हिंदू कोड बिल लाया, जिसमें हिंदू समाज में पॉलीगैमी जो थी, बहुपत्नीत्व, उसको बंद करने का प्रावधान। सक्सेशन में महिलाओं को प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया, उसमें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उनका कुछ हिस्सा रखा। उसी प्रकार से पॉलीगैमी हो गया, उसके बाद में डॉटर्स शेयर इन द प्रॉपर्टी हो गया, और भी जो कुरीतियां थी भारत में, ये सभी धर्मों में होती है। महिलाओं को लेकर एक द्वितीय दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने जब पूरे सभी समाज के लिए नहीं कर पाए, तो उन्होंने हिंदू समाज के लिए किया। और आज हम जो हिंदू लॉ देखते हैं, फिर उसमें मैरिज का हो, मेंटेनेंस का हो, एडॉप्शन का हो या सक्सेशन का, ये सारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही मॉडल है, जो उस समय हिंदू धर्म ने स्वीकार किया। दूसरे धर्मों को समझाने में हम उस समय सफल नहीं हो पाए। अब कोशिश की जा रही है कि उस दूसरे धर्मों में भी पॉलीगैमी बंद हो, दूसरे धर्मों में भी महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले, ये कोशिश हो रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से निरस्त हुआ ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलमोस्ट 1955 के हिंदू कोड बिल में ला लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, तो सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, क्योंकि आप एक एज फिक्स कर दोगे, इतने उम्र के बाद आपको शादी करनी है, या फिर कितनी शादियां करनी है वो, उसके अलावा इससे कुछ देश में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा, जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन की बात है, देश सबको एक लगना चाहिए, समान लगना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के अधिकारों की बात। अब हिंदू लॉ कोडिफाइड हो जाने से क्या हुआ कि बच्चियों की शादी इतनी उम्र के बाद ही आप कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म में अभी भी हम ट्रेडिशनल रिलीजियस, यानी जिसको हम कहते हैं ना प्यूबर्टी की पीरियड शुरू हो गए बच्ची के, तो अब शादी हो सकती है। कहने का मतलब अभी भी धर्मों में अलग अलग प्रकार के लॉज रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इसको लेकर है। अब ये डिवोर्स की संकल्पना हिंदू धर्म में कभी थी क्या? नहीं। लेकिन जब ये हिंदू कोड बिल आया तो हमने सुधारना की ना। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या महिलाओं को मैरिज में से अलग होने की सुविधा नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। इसलिए जब हिंदू कोड बिल आया तो उसमें डिवोर्स का भी प्रावधान आया, बहुपत्नीत्व को खत्म किया गया, बच्चियों की शादी की उम्र तय की गई, प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा दिया गया, एडॉप्शन मेंटेनेंस के नियम बने,
ऐसे ही सारे नियम सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसमें क्या बुरा हो सकता है? उससे देश का भला ही होने वाला है, बराबर है। खास करके बच्चियों का, महिलाओं का। ये ऐसे कानून हमें किन किन देशों में दिखाई पड़ते हैं कि सभी देशों में, हमारे इसमें नहीं है। यानी अगर मैं बहुत ही कट्टर इस्लामिक देशों की भी बात करूं तो वहां से भी शरिया लॉ जा चुका है। अच्छा, यानी पूरी दुनिया में करीबन 60 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना धर्म, राष्ट्रीय धर्म को घोषणा की है कि इस्लाम है। इस्लाम। वहां पर भी हमको आज जिस प्रकार के प्रावधान भारत में देखने मिलते हैं, ऐसे प्रावधान इन देशों में भी गिने चुने ही देखने मिलते हैं। बाकी के देश में एक समान सब चल रहे हैं, भारत में थोड़ी विभिन्नता दिखती है, बस ऐसा दिखाई देता है। ये सब राजकीय कारण है उसके लिए। जनता में इसका कोई विरोध नहीं है। मेरे कई मित्र मुस्लिम हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं, सर कहाँ रह गया 4 शादी करने का, एक नहीं संभल रही। एकदम बराबर है। तो जनता में इसका कुछ विरोध होगा मुझे नहीं लगता, सब राजकीय कारण होंगे इसके। भारत में किन किन राज्यों ने इसको लागू कर दिया है? भारत में मात्र गोवा में अभी ये पूरी तरह से लागू है। अच्छा। और वो पोर्तुगीज स्टेट होने के कारण उस समय से ही है। वहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी 4 शादियां नहीं कर सकता। वहाँ पर मेंटेनेंस, जैसे कि हिंदू समाज की बच्ची को अगर डिवोर्स हो जाए, किसी वजह से नहीं पटे, तो जो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है वैसा ही गोवा में मुस्लिम महिलाओं को भी मिलता है। जबकि बचे हुए पूरे देश में, शाहबानो का किस्सा आपको पता होगा, शी वॉज ए 80-year-old लेडी। कई साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही और उसके बाद हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दी। शी वेंट फॉर मेंटेनेंस कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, मेरा भत्ता गुजारा कैसे होगा। तो नीचे जिला न्यायालय में भी न्याय मिला, उसको मेंटेनेंस मिला। पहले जो CRPC हुआ करता था, भारतीय नागरिक संहिता आने के पहले CRPC, अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है उसका पहले नाम था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके कलम 125 के हिसाब से शाहबानों को मेंटेनेंस मिला। उसमें लिखा था कि भैया जो भी डिपेंडेंट है उनको मेंटेनेंस मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मिला, हाई कोर्ट में भी मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यस, मुस्लिम महिला भले ही हो फिर भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब जैसा ये फैसला आया, पूरे देश में आंदोलन होने लगे। मुस्लिम समुदाय कहने लगा कि ये हमारा रिलीजियस मैटर है, और उस समय की राजीव गांधी सरकार प्रेशर में आ गई। और उन्होंने फिर मुस्लिम वीमेन राइट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1985 पास किया। और उसमें मेंटेनेंस का जो प्रावधान अदर देन इस्लाम, यानी मुस्लिम महिलाओं को छोड़कर दूसरी महिलाओं के लिए है, जिसमें कि आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है, उसको घटाकर मात्र इद्दत पीरियड यानी 90 डेज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उतना कर दिया। तो फिर से वही विभिन्नता हो गई। जो महिलाओं का पर अत्याचार पहले शुरू थे फिर से शुरू हो। हिंदू धर्म में जैसे तलाक का, हिंदू एक्ट के तरफ तलाक का प्रावधान आया है ना, तलाक, तो अपन ये कह सकते हैं क्या, जैसे मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई तो उन्होंने 3 तलाक का मैटर खत्म किया, तो धीरे धीरे मुस्लिम समाज को भी उसी में लाके अभी वक्फ बोर्ड हो गया और इसमें NRC हो गया और UCC में लाके वही प्रावधान जो हिंदू इसमें है वो लागू करने के इसमें है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि जो हिंदू को लागू होते हैं वही प्रावधान मुस्लिमों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने में क्या है कि एक भय का वातावरण निर्माण होता है। अच्छा, कि आप हिंदुओं के कानून हम पर लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदुओं के जो रिलीजियस लॉ थे उनको पहले ही बदलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो होना चाहिए उस प्रकार के कानून आ गए हैं। इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा बदलाव उसमें शायद ना हो। लेकिन ये जो सब परिवर्तन दिख रहा है, एक तो ये सारा लिंक है ऐसा मुझे नहीं लगता। ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, ये बारबेरिक है, इनह्यूमन है, महिलाओं के अधिकारों के विपरीत है। और वहां से डायरेक्शन मिले थे कि सरकार ने इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए। और तब जाकर ट्रिपल तलाक इस प्रकार से, यानी आपने कह दिया तलाक 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 और
हमारा जो शादी का संबंध है वो विच्छेद हो गया, इस प्रकार के प्रावधान को क्रिमिनलाइज करने के लॉ बन गया है। लेकिन मुझे ऐसा इसमें कोई लिंक नहीं दिखती है कि वक्फ का और उस कानून का कोई साथ में चल रहे हैं। वक्फ को ये अलग समस्या है, उसको एक मॉडर्न स्टेट में वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है। प्रॉपर्टीज कैसे मैनेज होनी चाहिए, कल को कोई अगर प्रॉपर्टी सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करनी है, कहीं से अगर ब्रिज जा रहा है, कहीं से रेलवे स्टेशन बना रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कि कोई भी प्रॉपर्टी या हमेशा के लिए हैंडीकैप नहीं हो सकती, उसको ट्रांसफर करने का कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो मुझे ये ट्रिपल तलाक के कानून में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में और वक्फ में ऐसा कोई लिंक नहीं दिखता है। लेकिन एक सोसाइटी के तौर पर सरकार जो है उसके लिए सभी नागरिक और पूरे देश का विकास, यही एकमात्र एजेंडा होना चाहिए किसी भी देश के लिए। तो शायद उसी दिशा में ये सारे कदम हैं। जहां जहां पर सुधारना करने की आवश्यकता है उन सभी विषयों पर सरकार काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। यूसीसी देखा जाए तो राजनीतिक दल जो है, यूसीसी की जब भी बात आती है तो वो एक समुदाय को लेके, जैसे मुस्लिम समुदाय को लेके आक्रामक हो जाती है, यानी कि इनके विरोध में है, मुस्लिमों के विरोध में है। तो ये कितना सही और गलत है कि जो अवधारणा उन्होंने बनाई है। मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी मुस्लिम को कुछ उस पर अत्याचार होने वाला है। ये किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में स्त्री पुरुष समानता और देश की एकता और अखंडता के लिए जो होना चाहिए वैसा ये एक कानून है। इसमें किसी भी मुस्लिम भाई को बहन को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कब तक के आते हुए दिखता है हमें देश में लागू हो जाएगा, और क्या क्या चुनौतियां सरकार को आएगी इसके लागू करने के लिए, या फिर हर राज्य एक एक करके लागू करेगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा? और जैसे कि अभी उत्तराखंड में प्रयास हुआ है। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने बिल रखा और उसके बाद में वहाँ वो जो उनकी कमेटी होती है हाउस की, जैसा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वैसे कमेटी के पास गया हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के। वहाँ पर सुधारणाएं, लोगों के विचार सुनकर उत्तराखंड में वो लागू होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर केंद्र सरकार प्रयास करे तो सीधा एक साथ पूरे देश में लागू किया जा सकता है। नहीं तो जहाँ जहाँ की सरकारें सक्षम है और वो अपने अपने स्टेट में कर सकती है तो वहाँ पर ये किया जा सकता है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो विषय स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उस पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य सरकारें भी इसी प्रकार से सुधारना कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को पास कर दे पूरे देश के लिए, फिर राज्य सरकार के पास भी ऐसा कुछ तो भी पावर होता है कि वो उसको स्वीकार ना करे, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं। नहीं, केंद्र से अगर ऐसा कानून आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, स्टेट अमेंडमेंट्स यानी उसमें अगर हमारे स्टेट में हम कुछ विशेष परिस्थितियां देखते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट है और हमारा स्पेशल स्टेटस है, ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है, तो उसके लिए एक अपवादात्मक विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है। लेकिन अगर जो विषय कॉन्करेंट लिस्ट का है और उस पर एक बार केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो स्टेट को फिर उस पर कानून बनाने के अधिकार नहीं है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बहुत ज्यादा बदलाव केंद्र के कानून में राज्य सरकारें कर पाएंगी ऐसा नहीं है। तो यूसीसी के कुछ फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? फायदे तो महिलाओं के अधिकार, समानता, खास करके महिलाओं की, बच्चियों की शादी की उम्र तय होना और बहुपत्नीत्व बंद होना, महिलाओं को समान अधिकार मिलना, जैसे कि अभी सबरीमला में हमने देखा कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो वैसी परिस्थितियां कम निर्माण होती है जब आप यूसीसी ला लेते हैं। अच्छा, तो मुस्लिम समाज में भी, फिर मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे सेक्ट हैं, शिया, सुन्नी, आगा खानीज, अहमदियाज और कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज भी है। तो ये सारी बैकवर्ड कम्युनिटी को भी एक मुख्य धारा में आने का एक सुअवसर मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय एकात्मता, विकास कार्य होना, ये सारी चीजें तो उसके फायदे होते हैं। चैलेंज अगर मैं कहूँ तो चैलेंज एक ही है कि जिनके लिए ये कानून हम बना रहे हैं उनको सिर्फ समझाना कि इसके क्या फायदे हैं।
पॉलिटिकल विल इज लैकिंग। यानी सरकारें हर चीज को तोलती है कि इससे मुझे कितना फायदा होगा, यानी मेरी सरकार को कितने मतदान मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज यूसीसी के नहीं आने में या फिर लाने के खिलाफ वो है राजनीतिक विल, इच्छा शक्ति। यही एक बड़ा चैलेंज है, दूसरे कोई चैलेंज मुझे नजर नहीं आते, कोई आक्रामक होता हुआ मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पूरी चर्चा सुनी, तो हमारा यही प्रयास रहा है कि हम जो जो विषय को लेकर बात किए वो विषय आपको अच्छे से समझे। आपके विचार उसमें आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें पता चले कि आप इसमें क्या सोचते हैं। धन्यवाद।